हेलो, वेलकम टू एनीवेयर डाउट। तो ये है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 1, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का पार्ट 1। क्योंकि ये चैप्टर बहुत लंबा है और स्पेशली हिस्ट्री का है तो और भी ज़्यादा लंबा होगा, तो ऑफ कोर्स हम इसे जो है पार्ट्स में डिवाइड करके जो है कंप्लीट करेंगे। तो ये है इसका पार्ट 1, द राइज़ ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हमें यहाँ पर एक पेंटिंग दी गई है। इस पेंटिंग का नाम है द ड्रीम ऑफ वर्ल्ड वाइड डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक, द पैक्ट बिटवीन नेशंस। इसको फ्रेडरिक सोर्यू ने 1848 में प्रिंट किया था। इन 1848 फ्रेडरिक सोर्यू, a French artist, prepared a series of 4 paintings visualizing his dream of a world made up of democratic and social republics as he called them। यहाँ पे बोला है कि 1848 में फ्रेडरिक सोर्यू एक फ्रेंच आर्टिस्ट है, उसने 4 प्रिंट्स की यानी 4 पेंटिंग्स बनाई, उसकी सीरीज़ बनाई, ठीक है, जिसमें वो क्या विजुलाइज कर रहा था, क्या सोच रहा था कि जो वर्ल्ड है वो डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक है, वो ये मान रहा था। उन पेंटिंग के द्वारा वो ये बताना चाह रहा था कि ये वर्ल्ड डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक है, जबकि उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता था। यानी कि जो फ्रेडरिक सोर्यू है उसने 4 पेंटिंग्स बनाई थी, जिसमें से एक थी ये ऊपर वाली। और इस ऊपर वाली पेंटिंग का जो है इसमें मतलब सोर्यू ने ये दर्शाया है कि उसका जो ड्रीम है वो मतलब वो एक तरह से दर्शा रहा है। इस पेंटिंग में सोर्यू अपना ड्रीम दर्शा रहा है कि कैसे जो है सब कुछ डेमोक्रेटिक है, सोशल रिपब्लिक, यानी कि जनता के पास अधिकार है कि वो अपना जो है लीडर चुने। द फर्स्ट प्रिंट फिगर 1, जो पहला प्रिंट है इन 4 सीरीज़ का, 4 प्रिंट्स का, उसमें से जो पहला प्रिंट है वो जो ऊपर पेंटिंग दी गई है ये है। शोज़ द पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका, मैन एंड वुमेन ऑफ ऑल एजेस एंड सोशल क्लासेस। अब इसमें क्या दिखाया गया है कि यूरोप और अमेरिका के बहुत सारे लोग हैं, उसमें मेन भी है, वुमेन भी हैं, सभी उम्र के लोग हैं, सभी क्लासेस के, सभी जाति के लोग हैं। मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमेज टू द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी एज दे पासिस बाय इट। और क्या दिखा रही है कि जो सारे लोग हैं, हर जाति के, हर क्लास के, हर एज के, यूरोप अमेरिका के लोग, ये एक लंबी सी ट्रेन जैसी लाइन में मार्च कर रहे हैं और होमेज यानी कि जो है एक तरह से रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को, उसके यहाँ से पास होके जा रहे हैं और उसे होमेज यानी कि रिस्पेक्ट पे कर रहे हैं। As you would recall, artist of the time of French Revolution personified liberty as female figure। और जो है उस टाइम पे जो ये आर्टिस्ट हैं, जो है आर्टिस्ट मतलब जो उस टाइम के जो आर्टिस्ट थे, उन्होंने जो है लिबर्टी को एज अ फीमेल फिगर जो है शो किया है। Here you can recognize the torch of enlightenment she bears in one hand and the charter of rights of man in the other। और एक हाथ में उसने जो है किसने, स्टैचू ऑफ लिबर्टी ने, एक हाथ में जो है टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ी हुई है और एक हाथ में एक ऐसा मतलब एक जैसे पेपर को फोल्ड कर देते हैं ऐसा बन जाता है, ऐसा कुछ पकड़ा हुआ है। यहाँ पर थोड़ा ब्लर है, दिखाई नहीं दे रहा, तो ऐसा एक चार्टर पकड़ा हुआ है, ठीक है, जिसमें जो भी इंसानों के अधिकार हैं वो लिखे हुए हैं, और दूसरे हाथ में टॉर्च ऑफ एनलाइटमेंट पकड़ी हुई है। On the earth in the foreground of the image lie the shattered remains of symbol of absolutist institutions। और जो है धरती पे क्या पड़े हुए हैं, एब्सोल्यूटिस्ट इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो राजा वगैरह होते थे, उनके जो मुकुट वगैरह, जो भी उनकी संस्था की जो चीज़ें थी, मतलब वो सारी यहाँ पर टूटी हुई, बिखरी हुई पड़ी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है आपको, ये क्रोन वगैरह पड़े हुए हैं और ये सब, ठीक है। यहाँ पर एब्सोल्यूट का मतलब दिया गया है, लिटरली अ गवर्नमेंट और सिस्टम ऑफ रूल दैट हैज़ नो रेस्ट्रेंट्स ऑन द पावर एक्सरसाइज्ड इन हिस्ट्री। द टर्म रेफर टू अ फॉर्म ऑफ मोनार्कल गवर्नमेंट दैट वाज सेंट्रलाइज्ड, मिलिटराइज्ड एंड रिप्रेसिव। यहाँ पर बेसिकली यही बोल रहा है कि जो राजा का शासन, यहाँ पर बेसिकली वही मतलब है, मोनार्की, ठीक है, क्योंकि उस टाइम पर मोनार्की ही चलती थी, कोई भी लाइक ऐसे डेमोक्रेसी एंड ऑल कुछ भी नहीं था। इसलिए तो ड्रीम एक तरह से फ्रेडरिक का कि सब डेमोक्रेटिक है, क्योंकि उस टाइम पर मोनार्की चलती थी, राजा का शासन चलता था। तो यहाँ पर ये राजा के जो है, राजा की जो चीज़ें हैं, राजा के मतलब टुकड़े हुए जो हैं, मतलब टूटे हुए जो हैं, पीसीस गिरे हुए हैं। In Soryu's utopian vision, the people of the world are grouped as distinct nations identified through their flags and national costume। और जो ये सोर्यू का यूटोपिया है, यूटोपियन यानी कि a vision of a society that is so ideal that is unlikely to actually exist।
मतलब एक ऐसा विज़न, एक ऐसी मतलब ऐसा नज़रिया जो रियली में एग्जिस्ट ही ना करता हो। तो ये जो सोर्यू का यूटोपिया था, यूटोपियन विजन था, इसमें वो क्या देख रहा था कि जो लोग हैं वो अलग अलग नेशंस में बट गए हैं। उस टाइम पर कोई ऐसा नेशन नहीं था अलग, सब ऐसे इकट्ठा थे और राजा का राज चलता था। जैसे अब यहाँ पर सब अलग अलग नेशंस हैं, ऐसे वहाँ पर कोई भी अलग नेशन नहीं होता था। और तो फिर वहाँ उस टाइम पे तो कोई नेशन नहीं होता था, लेकिन सोर्यू अपने विजन में, यूटोपियन विजन में क्या देखता है कि अलग अलग नेशन बन गए हैं, लोगों के अलग अलग झंडे हैं, अलग अलग कॉस्ट्यूम हैं उनकी नेशनल, ये सब। लीडिंग द प्रोसेशन वे पास्ट द स्टैचू ऑफ लिबर्टी आर द यूनाइटेड स्टेट्स एंड स्विट्ज़रलैंड विच बाय दिस टाइम वर ऑलरेडी नेशन स्टेट्स। और इसमें बता रहे हैं कि जो स्टैचू ऑफ लिबर्टी उससे यूनाइटेड स्टेट्स और जो स्विट्ज़रलैंड है वो ऑलरेडी पास कर चुके हैं और जो है उस टाइम पर वो नेशन स्टेट्स बन चुके थे। फ्रांस आइडेंटिफाइबल बाय द रिवॉल्यूशनरी ट्राई कलर हैज़ जस्ट रीच्ड द स्टैचू। और जो फ्रांस है जिसका एक ट्राई कलर का फ्लैग है वो अभी अभी स्टैचू के पास पहुंचा, जैसे कि हम देख सकते हैं। ये जो फ्रांस है ये अभी स्टैचू के जो है पास पहुंचा है और जो बाकी के आगे हैं देश वो आगे निकल चुके हैं। शी इज़ फॉलोड बाय द पीपल ऑफ जर्मनी बियरिंग द ब्लैक रेड एंड गोल्ड फ्लैग। और जो लोग हैं जर्मनी के वो भी उसे फॉलो कर रहे हैं और उनके हाथ में ब्लैक रेड और गोल्ड कलर का फ्लैग है। इंटरेस्टिंगली एट द टाइम व्हेन सोर्यू क्रिएटेड दिस इमेज द जर्मन पीपल डिड नॉट येट एग्जिस्ट इन यूनाइटेड नेशन। लेकिन इंटरेस्टिंगली इतनी बातें हम कर रहे हैं कि अलग अलग नेशन थे, एक जर्मनी जो है वो एक अलग नेशन था ऐसा इमेजिन करा। बट उस टाइम पे जो है जिस टाइम पर सोर्यू ने ये इमेज बनाई थी उस टाइम पर जर्मन कोई अलग जो है नेशन में एग्जिस्ट नहीं करते थे, जैसे उनकी अलग जर्मनी है अब, ऐसा जर्मन कोई अलग नेशन में एग्जिस्ट नहीं करते थे, उस एक ही नेशन में जो है वो घुले मिले हुए थे। The flag they carry is an expression of liberal hopes in 1848 to unify the numerous German-speaking principalities into a nation-state under a democratic constitution. और जो झंडा वो लेकर चल रहे थे वो क्या शो कर रहा था, किस चीज़ का एक्सप्रेशन शो कर रहा था? वो आज़ादी का एक्सप्रेशन शो कर रहा था। वो ये शो कर रहा था कि 1848 में जो है जितने भी जर्मन बोलने वाले लोग हैं वो एक साथ एक नेशन स्टेट में आए, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में आए, यानी कि राजा का राज उन पे राज जो है ना चले। फॉलोइंग द जर्मन पीपल आर द पीपल ऑफ ऑस्ट्रिया। जर्मन के पीपल को फॉलो करते करते पीछे कौन आ रहे हैं, कौन सी कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं? ऑस्ट्रिया, द किंगडम ऑफ टू सिसिलीज, लंबार्डे, पोलैंड, इंग्लैंड, आयरलैंड, हंगरी एंड रशिया। फ्रॉम द हेवंस अबाउ क्रिस्ट सेंट्स एंड एंजल्स गेज अपॉन द सीन। और जो ऊपर जो यही जो एंजल्स है, परियां हैं, क्रिस्ट हैं, ये सब जो हैं ये ऊपर से जो पूरा सीन है देख रहे हैं। यहाँ पर ये देख सकते हैं परियां हैं, पूरे क्रिस्ट हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ये सारे मतलब एंजल्स, परियां, क्राइस्ट वगैरह सब यहाँ पर ऊपर से देख रहे हैं सारा सीन। दे हैव बीन यूज्ड बाय द आर्टिस्ट टू सिम्बलाइज फ्रेटर्निटी अमंग द नेशंस ऑफ द वर्ल्ड। और उनको जो है जो आर्टिस्ट है फ्रेडरिक सोर्यू है उनको जो है मतलब जो फ्रेडरिक सोर्यू है उन्होंने जो एंजल्स हैं, क्राइस्ट है, सेंट्स हैं, इनको बनाकर क्या दर्शाना चाहा है? फ्रेटर्निटी, यानी कि भाईचारा दर्शाना चाहा है उन सबको दिखाकर आसमान में। This chapter will deal with many of the issues visualized by सोर्यू in figure 1। और ये जो जितने भी जो सीन्स विजुलाइज करें हैं सोर्यू ने, ये चैप्टर इन्हीं सब जो है इश्यूज़ के साथ डील करेगा। During the 19th century, nationalism emerged as a force which was brought about sweeping changes in the political and mental world of the Europe। और 19th century के दौरान जो नेशनलिज्म है ना, यानी कि राष्ट्रवाद, ये मतलब ऐसा फोर्स निकला है कि इसने जो है यूरोप में मतलब इतने सारे चेंजेस ला दिए, इतने स्वीपिंग चेंजेस ला दिए, पॉलिटिकली भी, मेंटली, जो मेंटल वर्ल्ड है यूरोप का, या जो पॉलिटिकली इतने चेंजेस ला दिए इस नेशनलिज्म में। इस नेशनलिज्म ने, इस राष्ट्रवाद ने यूरोप में इतने चेंजेस ला दिए 19th सेंचुरी में कि बस बहुत ज़्यादा थे, वो स्वीपिंग चेंजेस थे। अब 19th सेंचुरी क्या होता है? 1800 से लेकर 1900 तक का टाइम इज़ कॉल्ड 19th सेंचुरी। या फिर यहाँ पर अगर 1801 से, यानी कि जब 18 वाला जो ईयर स्टार्ट होता है तो उसको हम कहेंगे 19th सेंचुरी। तो अब ये वाला जो ईयर है ये वो होगा 19th सेंचुरी, ठीक है। और जब ये वाला ईयर होगा 9 है ये, हाँ ये,
अगेन ये ढंग से 9 नहीं बना। तो ये हमारी क्या कहलाएगी, ये हमारी कहलाएगी 20th सेंचुरी। ठीक है, और अब फ़िलहाल जो है वो क्या चल रहा है, ये चल रहा है 21st जो है सेंचुरी चल रही है, क्योंकि अभी 2023 है, 2023 है, यानी कि ये हमारी कहलाएगी 21st सेंचुरी। ठीक है, यानी कि बेसिकली ये जो है कहलाएगी हमारी 19th सेंचुरी। ठीक है, और जो है 19 से लेकर जो 20 आने वाला होगा तो ये कहलाएगी हमारी 20th सेंचुरी। यानी कि अगर अभी हमारा चल रहा है, मान लो फॉर एग्जांपल 1848 की बात हो रही है ये, तो ये क्या हुई, 19th सेंचुरी हुई। अगर 1948 की बात होती तो ये क्या होती, 20th सेंचुरी होती। अभी 2023 चल रहा है, यानी कि क्या है 21st सेंचुरी। और जब सपोज़ अगर ऐसा हुआ तो वो क्या होगी, 22nd सेंचुरी। तो 19th सेंचुरी का जब टाइम था तब नेशनलिज्म ने यूरोप में इतने ज़्यादा पॉलिटिकली बहुत ज़्यादा खतरनाक चेंजेस आ गए थे। द एंड रिजल्ट ऑफ दीज चेंजेस वाज द इमर्जेंस ऑफ नेशन स्टेट इन प्लेस ऑफ मल्टी नेशनल डायनेस्टी एम्परर्स ऑफ यूरोप। और फाइनली क्या रिजल्ट आया इन चेंजेस का, नेशन स्टेट बनने लग गए। मल्टी नेशनल डायनेस्टी जो होती थी यूरोप में, यूरोप की, उनकी जगह नेशन स्टेट बनने लगे। अब नेशन स्टेट क्या है, नेशन स्टेट का मतलब कि पर्टिकुलर स्टेट बन जाए। ठीक है, तो ये जो चेंजेस आए यूरोप में नेशनलिज्म के बाद, उसमें क्या हुआ, मतलब उन चेंजेस का रिजल्ट क्या निकला कि नेशन स्टेट बन गए, मल्टी नेशनल डायनेस्टी नहीं रही। यानी कि जैसे पर्टिकुलर जगह पे एक राजा होता था और वो पूरी उसको जगह को उस पर राज करता था, वो अब नहीं चलेगा। अब जो है अलग अलग नेशन स्टेट बना दिए गए, अलग अलग स्टेट की, ये स्टेट इन लोगों का, ये इनका, इसको पर्टिकुलर कोई एक जो है वो इस पे जो है रूल करेगा, यानी कि वो गवर्न करेगा, इसको ये। ठीक है, ऐसे राजा वाजा का रूल हटा दिया गया। The concept and practices of a modern state in which a centralized power exercised a sovereign control over a clearly defined territory had been developing over a long period of time in Europe. और जो मॉडर्न स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, ये जो है यूरोप में आने लगा। ठीक है, मॉडर्न स्टेट का मतलब होता है कि पर्टिकुलर, जैसे मॉडर्न स्टेट जैसे सिंपल सेंट्रलाइज जो पावर होती है, यानी कि इस जगह का जो है एक सेंट्रलाइज पावर है, ये पूरी इस टेरिटरी को जो है इसको गवर्न करेगा, ये इसको। ठीक है, ऐसे मॉडर्न स्टेट, जैसे कि इंडिया भी एक मॉडर्न स्टेट है। ठीक है, but a nation state was one in which the majority of its citizens and not only its ruler came to develop a sense of common identity and shared culture or decent। अब नेशन स्टेट की ये यहाँ से और यहाँ तक डेफिनेशन हो गई। नेशन स्टेट वही है कि जिसमें सिर्फ ऐसा नहीं कि मेजॉरिटी के जो सिटीज़न हैं और या फिर सिर्फ रूलर, ऐसा नहीं, रूलर और सिटीज़न दोनों मिलकर जो है एक सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी बनाए, यानी कि ये ना करे कि मैं हम साथ मिलकर चले, ये समझे कि हम सब एक हैं, हमारे पूर्वज एक थे, हम सब साथ रहेंगे, ये समझकर एक नेशन स्टेट बनाए, उसे नेशन स्टेट बोलते हैं। इट वॉज मतलब इसमें अब आगे ये बोला है कि ये जो आया है नेशन स्टेट का, ये ऐसे ही नहीं आ गया है, ये बहुत स्ट्रगल्स के बाद मिला है। बहुत लोगों ने, लीडर्स ने, सब ने बहुत स्ट्रगल की तभी ये हासिल हुआ है। और इस चैप्टर में हम देखेंगे कैसे नेशन स्टेट्स बने, नेशनलिज्म हुआ 19th सेंचुरी में यूरोप, ये सब। तो अभी तक तो था इंट्रोडक्शन थोड़ा बहुत। अब जो मेन चैप्टर है जहाँ से क्वेश्चंस जो हैं बहुत ज़्यादा बनते हैं, या मेनली जहाँ से स्टार्ट होते हैं बनने, ठीक है, वो मेन चैप्टर हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है। पहला टॉपिक, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन, कि फ्रेंच रिवॉल्यूशन और आइडिया ऑफ नेशन क्या है। द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ, पर आई थिंक ये बड़ा काफ़ी है तो इसी वीडियो में करना तो सही नहीं है। फर्स्ट पैरा एक बार कर लेते हैं, उसके बाद जो है फर्स्ट पैरा समझ के थोड़ा मतलब एक ओवरव्यू सा लेके थोड़ा सा फर्स्ट पैरा का, और फिर नेक्स्ट जो है पार्ट में इसे अच्छे से देखेंगे। तो इसमें ये बोला है कि जो नेशनलिज्म का पहला एक्सप्रेशन है, यानी पहला जो नेशनलिज्म है वो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के साथ ही आया 1789 में। जैसा कि आपको याद होगी, जो फ्रांस है, फ्रांस है की बात है, तो जो फ्रांस है वो जो है एक अच्छा सा मतलब एक टेरिटरी थी, टेरिटोरियल स्टेट था 1789 में, एक मोनार्क के अंडर। ठीक है, यानी कि राजा शासन चलता था। और जैसे ही जो है ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन का आइडिया आया, इसने जैसे ये जागा तो इससे बहुत ही सारे चेंजेस हुए। ठीक है, और जो है फिर मोनार्की जो है वो हट गई और जो है फिर वही सॉवरेनिटी हो गई
यानी कि लोग अपना चुनेंगे, ठीक है, जो फ्रेंच सिटीज़न है वही चुनेंगे कौन हमें गवर्न करेगा, ऐसे मतलब राजा का शासन हट गया बेसिकली, ठीक है। जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन था इसका ये कहना था कि जो लोग हैं वही जो है अपनी जो है किस्मत को लिखेंगे, ठीक है, पूरे नेशन को जो है कॉन्स्टिट्यूट करेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू था इसका। अब जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें हम ये पहला टॉपिक्स अच्छे से स्टार्ट करने वाले हैं, और इसमें मतलब टोटल जो है वो 6 टॉपिक्स हैं, बट ऐसा लगेगा कि 6 ही तो टॉपिक्स हैं। 6 टॉपिक्स भी मतलब ऐसे वैसे नहीं है, बहुत बड़े बड़े हैं, और उन 6 टॉपिक्स में से भी बहुत से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनके सब टॉपिक्स है, जैसे कि 1 है, 1.1 है, तो जैसे 1 है तो इसका 1.2 भी है, 1.3 भी है, ऐसे भी इसमें दे रखे हैं। तो ऑफ कोर्स मिनिमम 6 पार्ट्स तो लग ही जाएंगे इसको जो है कंप्लीट करने में, बिकॉज ये हिस्ट्री है, ऐसे तो कंप्लीट नहीं होगी ना। तो मिनिमम 6 पार्ट तो बनाने ही पड़ेंगे इसके, बट कोशिश रहेगी कि 6 से ज़्यादा पार्ट जो है वो ना बने, बट 6 पार्ट तो हैं ही हैं, मिनिमम है मतलब। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में पहले टॉपिक के साथ, द फ्रेंच रिवॉल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ नेशन। तब तक के लिए बाय, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब टू आवर चैनल एनीवे डो।